वेलकम बैक टू अरोड़ा आईएएस। अरोड़ा आईएएस में आपका स्वागत है। आज से हम पॉलिटी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सेलिएंट का मतलब क्या होता है। सेलिएंट यानी कि इम्पोर्टेंट, सेलिएंट फीचर यानी कि ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज यूनिक इन इट्स कंटेंट। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। इट डजंट मीन्स कि जो भी दिखा उसे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लिया। उन प्रोविजंस को सबसे पहले इंडिया की कंडीशन के अकॉर्डिंग ढाला गया, आफ्टर दैट उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। जो ओरिजिनल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए जिन्हें हम अमेंडमेंट्स बोलते हैं। जिनमें से कुछ अमेंडमेंट्स हैं जैसे कि 7, 42, 44, 73, 74, 97, 101, जिनमें से 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, बिकॉज इस अमेंडमेंट के कारण संविधान में काफी सारे चेंजेस किए गए थे। नेक्स्ट आता है हमारा केशव नंदा भारती केस। केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पार्लियामेंट को पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उसमें पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को तो अमेंड कर सकता है, बट अंडर आर्टिकल 368 वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता। इसको हम ब्रीफ में बेसिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिटन एंड दूसरा अनरिटन। रिटन यानी कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन में हर प्रोविजन को अच्छे से दे रखा हो, प्रॉपर मेथड के साथ लिख रखा हो। मान लीजिए कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है, उसके बारे में ऑलरेडी उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा हो। कॉन्स्टिट्यूशन को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट इज रिटन, जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकेंड इज अनरिटन, जैसे कि ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हर प्रोविजन को प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया हो। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ही किसी चीज की जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग एक्ट्स को बना लिया जाता है और वो उसी को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स जिनको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल, 475 आर्टिकल्स जिनको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और 12 शेड्यूल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स की गई जिनके कारण काफ़ी सारे आर्टिकल्स को, काफ़ी सारे पार्ट्स को ऐड किया गया और कुछ पार्ट्स को हटाया भी गया। ऐड किए गए पार्ट्स में 95 आर्टिकल्स, 4 पार्ट्स को ऐड किया गया एंड 4 शेड्यूल्स को ऐड किया गया। एंड अबाउट 25 आर्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में से हटाया गया और एक पार्ट दैट इज 7th उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में से हटाया गया। अब हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो साइज है वो इतना एलिफेंटाइन है क्यों, इतना लार्ज क्यों है। फर्स्ट हमारा आता है ज्योग्राफिकल फैक्टर। इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। इंडिया में अलग अलग कास्ट, रेस के लोग रहते हैं, तो उन सब के लिए सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। सेकंड आता है हमारा हिस्टोरिकल फैक्टर, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से काफी सारे प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 खुद ही बहुत ज्यादा बल्कि था, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा बल्कि होता गया। थर्ड आता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर एंड स्टेट दोनों के लिए सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। दोनों की पावर्स, दोनों की प्रोविजंस को सिर्फ इसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। फोर्थ आता है डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे उनमें से मोस्टली जो थे वो लॉयर्स थे और उसी के कारण हमारे संविधान में बहुत सारी लीगल लैंग्वेज का यूज किया गया है, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन का जो साइज था वो और बढ़ गया। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड सेलिएंट फीचर, दैट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, यानी कि इसको अलग अलग रिसोर्सेज से लिया गया है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है।
फिलोसफिकल पार्ट यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस, उसको अमेरिका एंड आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल पार्ट, उसको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कौन से सोर्सेज से लिया गया। फर्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर को लिया, जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबको हमने कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, इन सबको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को लिया, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी कि लेजिस्लेटिव कैसे लॉज बनाएगी, एंड सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सेंटर एंड स्टेट दोनों के लिए सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगी, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म का मतलब है टू हाउसेस, दैट इज लोअर हाउस यानी कि लोकसभा और अपर हाउस यानी कि राज्यसभा। नेक्स्ट आता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, उनमें से सबसे पहला आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का कोई भी दबाव नहीं होगा। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाएगा, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस यानी कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहले क्या लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा यानी कि राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे नॉमिनेट किया जाएगा, एंड द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाएगा। बाकी के जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका एंड जापान, इन सब कंट्रीज से लिया गया था। नेक्स्ट सेलिएंट फीचर आता है हमारा ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, दैट इज रिक्वायर अ स्पेशल प्रोविजन फॉर इट्स अमेंडमेंट, यानी कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल प्रोविजंस की लोड पड़े, जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है, जिसको हम ऑर्डिनरी लॉ के मेथड से ही अमेंड कर सकते हैं, जैसे कि ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी कि इन दोनों का सिंथेसिस है। आर्टिकल 368 के अंदर हम दो तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। फर्स्ट है सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। मान लीजिए किसी हाउस में 200 मेंबर्स हैं, अगर उन 200 मेंबर्स में से 50% से ज्यादा यानी कि 101 मेंबर्स प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनमें से अगर 2/3 मेंबर्स भी फेवर में वोट कर देते हैं तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। सेकंड है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ टोटल स्टेट, यानी कि कोई अगर हमें ऐसा लॉ बनाना है जो स्टेट्स पे अप्लाई होगा तो उसके लिए हमें कम से कम 50% स्टेट का वोट जो है वो फेवर में चाहिए होगा, प्लस जो होगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। एंड नेक्स्ट क्या है, हम कुछ प्रोविजंस को सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड कर सकते हैं, और ये जो सिंपल मेजॉरिटी है वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। सबसे पहले हम देखेंगे कि फेडरल सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं। फेडरल सिस्टम यानी कि जिसमें 2 गवर्नमेंट्स होगी, सेंटर की अपनी गवर्नमेंट और स्टेट की अपनी गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स होंगी, सेंटर के पास अपनी पावर्स होंगी और स्टेट के पास अपनी पावर्स होंगी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होगी,
रिजिडिटी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से अमेंड नहीं कर पाएंगे। एंड जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होगी। एंड बाई कैमरलिज्म होगी, यानी कि लोअर हाउस होगा और एक अपर हाउस होगा। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स होते हैं? फर्स्ट होता है स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि सेंटर के पास ज्यादा पावर होगी। सेकंड, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सेंटर एंड स्टेट दोनों के लिए सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। थर्ड आता है हमारा सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि सेंटर के लिए भी वही सिटीजनशिप होगी और स्टेट के लिए भी वही सिटीजनशिप होगी। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली अमेंड किया जा सकेगा। एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, यानी कि स्टेट का जो गवर्नर होगा उसको सेंटर जो है वो अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि यूपीएससी। नेक्स्ट आता है हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस। ये सब क्या है? यूनिटरी फीचर्स हैं। जो फेडरेशन वर्ड है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं दिया गया है, लेकिन आर्टिकल फर्स्ट में इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि जो इंडियन की फेडरेशन है वो स्टेट्स का एग्रीमेंट नहीं है। इट मीन्स कि स्टेट्स ने एग्रीमेंट करके सेंटर को नहीं बनाया था, बट कि सेंटर ने जो है स्टेट्स को बनाया है। नेक्स्ट आता है कि नो स्टेट हैज द राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन, यानी कि कोई भी स्टेट जो है वो फेडरेशन से अलग नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल भी है एंड यूनिटरी भी है। बट क्या है कि जो इसका जो टिल्ट है वो यूनिटरी की तरफ थोड़ा ज्यादा है, यानी कि पावर स्टेट के पास भी है और पावर सेंटर के पास भी है, बट जो ज्यादा पावर है वो सेंटर को दी गई है। तो इट मीन्स जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाजी फेडरल है। नेक्स्ट आता है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उस टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को ऑप्ट किया गया रादर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। बिकॉज पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बना के काम करते हैं। यानी कि जो लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है वो एक दूसरे के साथ रिलेशन बना के रखते हैं, और इसमें गवर्नमेंट जो होती है वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है। बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेंटर की अपनी पावर्स होती हैं और स्टेट की अपनी पावर्स होती हैं। यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव है वो एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल्स नहीं होते, वो एक दूसरे को आंसरेबल्स नहीं होते। पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के। सबसे पहला फीचर है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल यानी कि हमारे प्रेसिडेंट साहब, नेक्स्ट रियल एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारे पीएम साहब। यानी कि जो सारी पावर होती है लॉज वगैरह बनाने की वो पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर जो भी लॉज बनाएगा उस पे जो प्रेसिडेंट है उनको साइन करने पड़ेंगे। सेकंड आता है मेजोरिटी पार्टी रूल, यानी कि जिस पार्टी के पास ज्यादा सीट्स हैं, जिनको ज्यादा वोट्स मिली हैं, वो पार्टी ही रूल करेगी। थर्ड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, यानी कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल रहेगी। नेक्स्ट आता है मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। फिफ्थ इज लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, जैसे कि हमने अभी बात की कि जो भी लॉज वगैरह बनाने हैं वो सारे पीएम ही बनाएंगे, पीएम और उनकी काउंसिल ही बनाएगी। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, यानी कि अगर सरकार को गिराना हो। द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स कि अगर इंडियन पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है तो उसके लिए उसको आंसरेबल रहना पड़ेगा। मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को नल एंड वॉइड कर सकती है। द इंडियन स्टेट हैज एन इलेक्टेड हेड और ब्रिटिश स्टेट हैज एन हेरिडेटरी हेड, यानी कि मोनार्क। यानी कि हमारे इंडिया में जो हमारे हेड है यानी कि हमारा प्रेसिडेंट जो है उनको इलेक्ट किया गया है। बेशक उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया है,
बट हमारे जो हेड हैं यानी कि प्रेसिडेंट वो इलेक्टेड हैं, लेकिन ब्रिटिश में ऐसा नहीं होता। ब्रिटिश में हायरार्की चलती है, यानी कि सबसे पहले राजा, उसके बाद उसका बेटा, और ऐसे ही आगे हायरार्की चलती रहेगी। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। जो सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया, यानी कि एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी को अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से लिया गया है। यानी कि ब्रिटिश में पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर थी एंड अमेरिका में जुडिशरी के पास ज्यादा पावर है। बट हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है। जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें पार्लियामेंट एंड जुडिशरी दोनों के पास पावर्स का बैलेंस रखा गया है, यानी कि इसका प्रॉपर सिंथेसिस किया गया है। इट मीन्स कि अगर पार्लियामेंट्री कोई ऐसा लॉ बनाती है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर से उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। सेम पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर जो पोर्शन है उसको अमेंड कर सकती है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड यानी कि कॉमन, और इंडिपेंडेंट यानी कि जिसपे किसी का दबाव ना हो। इट मीन्स जो हमारी जुडिशरी है उस पे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव उन दोनों का कोई भी दबाव नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट अपनी मर्जी से काम करेंगे और अपनी मर्जी से फैसला देंगे। इंटीग्रेटेड जुडिशरी में क्या आता है कि सबसे पहले ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट्स आते हैं एंड हाई कोर्ट्स के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है उसको फेडरल कोर्ट भी कहा जाता है एंड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। यानी कि मान लीजिए कि किसी को हाई कोर्ट ने कोई सजा सुना दी तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। एंड सुप्रीम कोर्ट को गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एंड इट इज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉज बना रही है या फिर नहीं बना रही, ये सब भी सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। अगर नहीं बना रही है तो उनको वो नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। पार्ट फंडामेंटल राइट्स को पार्ट थर्ड में दिया गया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन पहले ये 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिनमें था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको बाद में लीगल राइट बना दिया गया। फर्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है दैट इज राइट टू इक्वालिटी, यानी कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि आर्टिकल 29 एंड 30। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज आर्टिकल 32। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिशिएबल है नेचर में। यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई वायोलेट कर रहा है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं एंड इट इज एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। वही बात कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को किसी ने वायोलेट किया तो एग्रीव्ड पर्सन है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स इशू कर सकती है। नेक्स्ट आता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है एंड सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे कि राइट टू स्पीच, बट आप उसका यूज करके किसी को डिफेम कर रहे हैं, तो वो आपका फंडामेंटल राइट वहां पे फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। यानी कि आपको फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए हैं बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ, यानी कि आप उनका मिसयूज नहीं कर पाओगे। एंड फंडामेंटल राइट्स आर नॉट sacrosanct and can be curtailed and repealed by the parliament through constitutional amendment act। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फिक्स नहीं है, जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इनको कर्टेल कर सकती है, यानी कि काट सकती है या फिर रद्द कर सकती है या फिर नए
फंडामेंटल राइट्स को ऐड भी कर सकती है। एंड नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, सिर्फ आर्टिकल जो 21 है एंड आर्टिकल 20 इन दोनों को छोड़ के। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इनको कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में रखा गया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। इनको ब्रीफ में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाले चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रमोट द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक लिबर्टी, यानी कि सोशली एंड इकोनॉमिकली सब बराबर होने चाहिए। एंड इट ऑल्सो सीक्स टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। और इस बार 2020 में वेलफेयर स्टेट्स पे क्वेश्चन भी आया था, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन के पार्ट में डिस्कस भी किया था। यहाँ पे वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है, जिसे सबका साथ सबका विकास, मतलब कि जो हर किसी की रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। Constitution itself declared that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। मतलब कि अगर हमें अपनी कंट्री को अच्छे से चलाना है तो हमें इन प्रिंसिपल्स को अपने लॉज में, यानी कि हम अपने देश को चलाने के लिए इन प्रिंसिपल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। एंड ये स्टेट्स की ड्यूटी है कि जब भी वो कोई लॉ बनाएगी तो इन प्रिंसिपल्स को अपने लॉज पे एप्लीकेबल करेंगी, अप्लाई करेंगी वो इन लॉज को। तो बाद में क्या हुआ कि जो रूलिंग पार्टी थी वो डीपीएसपीज का गलत यूज करने लगी। उन्होंने क्या किया कि फंडामेंटल राइट्स को कम तवज्जो देनी स्टार्ट कर दी एंड डीपीएसपीज को ज्यादा तवज्जो देनी स्टार्ट कर दी। तो इसके बाद क्या होता है कि मिनर्वा मिल केस आता है 1980 में, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों में बैलेंस बनाकर चलना होगा और इन दोनों को ही हम अपनी कंट्री को चलाने के लिए इग्नोर नहीं कर सकते थे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।